बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन रेट्रोसिंथेसिस। ठीक है ना, ये हमने बहुत सारी चीज़ें हमने की भी थी कि रेट्रोसिंथेसिस क्या है, द रिवर्स ऑफ सिंथेसिस। अच्छा, ये हमारा जो पहला टॉपिक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स। जो हम पहला टॉपिक हम देख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इन रेट्रोसिंथेसिस, इसमें दो लेक्चर हमारे हैं, दो यूनिट है, दो लेक्चर है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस पहले टॉपिक, पहला जो लेक्चर है, और रेट्रोसिंथेसिस, डिसकनेक्शन, एफ जी आई, सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये पहले लेक्चर में आप देखेंगे। और दूसरा जो लेक्चर है उसमें आप देखेंगे टीएम क्या है, एरो नोटेशन, सब एग्जांपल ऑफ रेट्रोसिंथेसिस। कुछ चीज़ें क्योंकि हमने की भी हैं, दोबारा से एक रिवीजन हो जाएगा ताकि फिर आगे हमें चलना आसान। तो पहला जो टॉपिक है, पहला उसमें ये सारी चीज़ें कवर होने जा रही हैं। रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, एफजीआई, सिंथॉन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन रेट्रोसिंथेसिस। उसमें वो सारे जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताए वो कवर हो जाएंगे। दो यूनिट्स हैं, चार चार क्लासेस हैं आपकी हो जाएंगी। अच्छा खैर, इसमें रेट्रोसिंथेसिस क्या है। अच्छा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करते हैं तो सिंथेसिस में दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। एक है लेबोरेटरी सिंथेसिस, जो स्मॉल स्केल पर होती है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें ये कि यू विल अचीव योर टारगेट मॉलिक्यूल हर यानी ऑन ईच एंड एवरी कॉस्ट। आपको हर कीमत पे बनाना है, जैसे भी बने आपको टारगेट अचीव करना है, कुछ भी हो। कोई आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल बहुत कॉस्टली है, बहुत कम यील्ड आ रही है, और बहुत जो है अवेलेबिलिटी नहीं है स्टार्टिंग मटेरियल की, टाइम बहुत लग रहा है, कुछ भी है, आपने सिर्फ टारगेट को एक अचीव करना है। ये लेबोरेटरी सिंथेसिस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि टारगेट अचीव करना है, और बहुत सारे फैक्टर्स को आप इग्नोर कर देते हैं, आपको किसी ना किसी तरह बनाना है बस। जब एक चीज़ बन जाती है, फिर उसके अंदर आप अमेंडमेंट करते हैं, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं कि जनाब इसकी ईल्ड अच्छी आ जाए, और जनाब इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स को देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं, बहुत लेबर देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अब लेबोरेटरी सिंथेसिस के बाद आप जाते हैं इंडस्ट्रियल सिंथेसिस के ऊपर। और जब इंडस्ट्रियल सिंथेसिस के ऊपर जाते हैं तो आप लेबोरेटरी में लेबोरेटरी सिंथेसिस जो है उसी को आप डेवलप और ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट करते हैं, ताकि आप इंडस्ट्रियल सिंथेसिस पे जा सकें। और इंडस्ट्रियल सिंथेसिस में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो लार्ज स्केल है ये। ठीक है ना, लार्ज स्केल है, मार्केटिंग पे आपको जाना है, मार्केट करना है, और आपको जो पब्लिक करना है। तो अब इसमें ईल्ड सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि ईल्ड क्या है। अगर बहुत कम ईल्ड आ रही है तो ऐसी सिंथेसिस, इंडस्ट्रियल सिंथेसिस नहीं हो सकती। कॉस्ट कितनी आ रही है, चलो ईल्ड तो बहुत अच्छी आ रही है लेकिन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना होता है, ईल्ड को मैक्सिमम करना होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, कि ऐसी कॉस्ट हो कि जो पब्लिक हो सके, मार्केट हो सके। ठीक है। इसी तरह रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, एक चीज़ की कॉस्ट कम आ रही है लेकिन मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, उस वक्त अवेलेबिलिटी नहीं है उस मटेरियल की, तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी, ताकि कंसिस्टेंसी रहे, प्रोडक्शन होती रहे। अच्छा, एक तो ये कि आप लोग थोड़ा सा म्यूट रहें ताकि शोर ना हो, अपने आप को म्यूट रखें, जब कोई क्वेश्चन करना होगा तो फिर देख लेंगे। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा लेबर, जो हमारे पास लेबर है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि कितना लेबर इन्वॉल्व है, उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना वर्किंग हो रही है। मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ें आपने बना तो लिए लेकिन उसकी मार्केट नहीं है, तो उस चीज़ को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी मार्केटिंग स्ट्रांग हो, उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो मार्केटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्रियल सिंथेसिस का। इसी तरह रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हैज़र्डस हो और बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो हार्मफुल हो और पोल्यूटेड हो, पोल्यूशन क्रिएट करे। तो कोशिश की जाती है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये सारे फैक्टर्स हैं
yield maximum, cost minimum, raw material availability, labor involvement, marketing requirement, and environmental friendly. तो these are the factor जो आपकी इंडस्ट्रियल सिंथेसिस के अंदर दे आर इन्वॉल्व इन लार्ज स्केल सिंथेसिस. इन सारे फैक्टर्स को आप मेजर करते हैं, देन यू विल डिसाइड ऑन सिंथेसिस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल. ठीक है ना. आपने लेबोरेटरी सिंथेसिस एक की, दूसरी की, तीसरी भी की, चौथी, पाँच, छः, आठ, 10 की. तो 10 जो सिंथेसिस हैं उनमें से कोई एक ऐसी होगी जो आपके लिए बेहतर होगी ऑन लार्ज स्केल, जो लार्ज स्केल पे सक्सेसफुल होगी. तमाम लेबोरेटरी सिंथेसिस आप इंडस्ट्रियल सिंथेसिस पे नहीं कर सकते. अच्छा, अगली बात रेट्रोसिंथेसिस, जैसे कि हमने पहले भी किया था, द रिवर्स ऑफ synthesis. The reverse of synthesis. It is based on chemical reactions. ये बात मैंने बहुत दफ़ा कही थी आप लोगों से कि जो हम ऐसा नहीं है कि जनाब हमने बस ब्रेक कर दिया, मॉलिक्यूल को अपने ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बॉन्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि केमिकल रिएक्शन बेस ब्रेकिंग होती है. फंक्शनल ग्रुप एंड हेटेरोएटम्स आर इम्पॉर्टेंट. जब भी आप बॉन्ड क्लीवेज पे जा रहे हैं, रेट्रो पे जा रहे हैं, डिस्कनेक्शन पे जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को आपने सर्च करना है. फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, हेटेरोएटम कहाँ है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं. ये सारी की चीज़ें हैं जिनको सामने रख के आप चल रहे होते हैं. रिंग्स इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. जो रिंग है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है. साइक्लाइजेशन हो रही है, जो साइकिल है इसको ब्रेक किया जाए, रिंग को ब्रेक किया जाए, कहाँ से रिंग, कैसे रिंग बनाइए, तो ये इंपॉर्टेंट होता है. जस्ट this is this is not a matter of guesswork but require a way of thinking backwards. कोई गैस वर्क नहीं है ये. कोई गैस नहीं है जी हमने यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है जी मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है. ठीक है ना, या चलो एक गैस लगाते हैं यार यहाँ से तोड़ते हैं इसको, ऐसे नहीं. बट रिक्वायर्स अ वे ऑफ थिंकिंग बैकवर्ड. एक कोई सोच होनी चाहिए कि जना हम क्यों इसको तोड़ रहे हैं, यहाँ से डिस्कनेक्शन क्यों हमने किए, उसके पीछे क्या थिंकिंग है. कोई रिएक्शन है, कोई इंटर कन्वर्जन है, कोई साइक्लाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारी कोई थिंकिंग ज़रूर होनी चाहिए. ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज बेस्ड ऑन गुड सेंसिबल रेट्रोसिंथेसिस. यकीनन जितनी अच्छी सेंसिबल रेट्रोसिंथेसिस होगी उसी की बेस पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस होगी. अगर हम सक्सेसफुल रेट्रोसिंथेसिस नहीं कर पाते, ठीक है, रेट्रोसिंथेसिस एक पेपर पे होती है, रेट्रोसिंथेसिस लैब में नहीं होती है. रेट्रोसिंथेसिस एक पेपर पे होती है. एक आइडिया आप जैसे प्लान बनाते हैं ना, प्लान बना, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस रेट्रोसिंथेसिस की बुनियाद पे आप प्लान बना के लैब में जाके करते हैं. तो रेट्रोसिंथेसिस जितनी सेंसिबल होगी उतना ऑर्गेनिक सिंथेसिस आसान है. अगर हम सेंसिबल रेट्रोसिंथेसिस नहीं करेंगे और बगैर किसी लॉजिक के, विदाउट किसी केमिकल रिएक्शन को सोचते हुए हम ब्रेक करेंगे तो सिंथेसिस करना उतना डिफिकल्ट होगा. दूसरा ये कि मॉलिक्यूल में हैव मोर देन वन रेट्रोसिंथेसिस. जो एक मॉलिक्यूल है उसमें एक से ज़्यादा रेट्रोसिंथेसिस हो सकती है. हमने कहा चलो यहाँ से एज्यूम करते हैं कि ये भी एक रिएक्शन नज़र आ रहा है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, सब लॉजिकल हम कर रहे हैं. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हो सकता है दो हो, चार हो, छः हो, लॉजिकल वे में हमने किया. लेकिन जब हम सिंथेसिस करने जाएंगे तो उसमें कोई एक बेस्ट होगा. एक से ज़्यादा रेट्रोसिंथेसिस हो सकती है. जब हम सिंथेसिस करने जाएंगे तो कोई एक हम सेलेक्ट करेंगे. हम हो सकता है एक रेट्रोसिंथेसिस को फॉलो कर रहे हो सिंथेसिस में और आगे जाके हम ब्लॉक हो जाए, नहीं आगे हम नहीं जा सकते, ये नहीं. फिर दूसरी रेट्रोसिंथेसिस को हमने बेस बनाया, सिंथेसिस शुरू की और आगे जाके हमने दो चार इस टाइम में ब्लॉक हो गए. तो सर कोई एक ऐसी होंगी रेट्रोसिंथेसिस एक दो जो हम आगे फाइनल तक जा सकते हैं. तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में हैव मोर देन वन रेट्रोसिंथेसिस. ठीक है, उनमें से एक दो ऐसी होंगी जो सक्सेसफुल होंगी फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस. सर आपकी आवाज जरा स्लो आ रही है. अच्छा अच्छा, मैं देख लिया. रॉबर्ट रॉबिन्सन. Robert Robinson was the first chemist to suggest the idea
अबाउट एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल इन 1917। ये पहला एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, जिसने रेट्रोसिंथेसिस का एक आइडिया जो है सजेस्ट किया कि मॉलिक्यूल का एनालाइज की अगर हम करें फिर सिंथेसिस करें, कहीं ना कि हम सोचते हैं इससे पहले हम रेट्रोसिंथेसिस नहीं पढ़ी, तो हम सिंथेसिस के बारे में सोचते हैं जनाब ये दोनों मिले तो कैसे बनेगा, क्या होगा। तो ये केमिस्ट था जिसने एनालिसिस का एक आइडिया जनरेट किया कि हमें पहले मॉलिक्यूल का एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद उसकी सिंथेसिस पे जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ये कंपाउंड था, दिस इज द कंपाउंड प्रोपिनोन। ये ट्रोपिनोन एक कंपाउंड लिया उसने और यहाँ उसने एक इमेजिनरी हाइड्रोलाइसिस यूज सिमेट्रिक, अच्छा ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, उसने यहाँ पे एक रेट्रोसिंथेसिस की, उसने कहा कि यहाँ कोई हाइड्रोलाइसिस हो सकती है, तो यहाँ से उसने उसको ब्रेक किया, ये नाइट्रोजन के यहाँ से उसने ब्रेक किया, और जब यहाँ से उसने ब्रेक किया ये रिंग भी और ये रिंग भी, तो ये CHO बन गया। उसने कहा या कोई हाइड्रोलिसिस को सामने रखा, इमेजिन किया कि हाइड्रोलिसिस हो रही है, और ये CHO कर दिया, मिथाइल अमाइन कर दिया, यहाँ कार्बोनाइल कर दिया। सर आपकी आवाज कम मैं देख लो जी, अब आई आवाज साफ? सर जी आवाज आ रही आपकी है? आवाज कम आ रही है। बिल्कुल आवाज कम आ रही है तो देख लें, मेरी आवाज तो बहुत इस वक्त ज्यादा है और माइक सर अभी तो ठीक आ रही है, आवाज सर अभी बेहतर है। सर अभी आपकी आवाज सही आ रही है। अभी सही आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो मॉलिक्यूल है इसको उसने एक हाइड्रोलिसिस में इमेजिन किया कि हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल, और यहाँ से उसने इसको ब्रेक किया, यानी ये जो रिंग है ये नाइट्रोजन और कार्बन वाला बॉन्ड है, फिर ये कार्बन और कार्बन वाला बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक किया, यहाँ भी, क्योंकि सिमेट्रिकल एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यहाँ से उसने दोनों तरफ से सिमेट्री को इस्तेमाल करते हुए ब्रेक किया और इमेजिन किया हाइड्रोलिसिस। तो ये मॉलिक्यूल उसके सामने आ गए कि जनाब ये एक एल्डिहाइड है और ये अमाइन है, ये कार्बोनाइल है। फिर उसने इसको सामने रख के सिंथेसिस की, इसने एक मॉलिक्यूल ये लिया, दोनों एल्डिहाइड है, मिथाइल अमाइन है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। जब दोनों को कंबाइन किया अमाइन को और ये, तो ये आपके पास ये कंपाउंड आ गया, और ये तीसरा कंपाउंड ये था, ठीक है ना। ये जो कार्बोनाइल है इसको इसने इस तरह से कंपाउंड थोड़ा सा इसमें चेंज किया, जब इन तीनों को कंबाइन किया तो ये आ गया 92.5% ई प्रोपिनोन सिंथेसिस, PS7 वाटर में रखा न्यूट्रल। तो ये फर्स्ट आइडिया था रॉबर्ट रॉबिन्सन का कि एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ही पब्लिश प्रोपीन सिंथेसिस, और इससे पहले उसने पब्लिश किया पहले इसके डिस्कनेक्शन अप्रोच भी और फिर सिंथेसिस भी। तो इन 1917 this was the idea was published by Robert Robinson। और इसमें कोई शक नहीं है कि रेट्रोसिंथेसिस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में। अच्छा जी, कुछ टर्म्स हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म्स यूज इन रेट्रोसिंथेसिस, कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने पढ़ी थी उसको हम देखते हैं किस तरह से क्या टर्म्स हैं, उनकी क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन इज द रिवर्स ऑफ नॉन रिलायबल रिएक्शन। कोई भी नॉन रिएक्शन है उसका रिवर्स जो है वो डिस्कनेक्शन है। जो हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो हम किस रिएक्शन की बुनियाद पे कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन का रिवर्स डिस्कनेक्शन है। वी शुड नॉट मेक अ डिस्कनेक्शन अनलेस वी हैव सच अ रिएक्शन इन माइंड। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द की पॉइंट, कि जब भी आप डिस्कनेक्शन करने जा रहे हैं, जब तक आप डिस्कनेक्शन नहीं करेंगे जब तक आपके जहन में कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये बहुत की पॉइंट है। अगर आपके जहन में कोई चीज़ नहीं है तो आप कैसे डिस्कनेक्ट कर लेंगे, आप करेंगे सिंथेसिस कैसे करेंगे फिर जब कोई चीज़ ही नहीं है डिस्कनेक्शन कोई माइंड में। तो जब तक आपको आपके जहन में कोई रिएक्शन नहीं है देन यू विल नॉट मेक अ डिस्कनेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक कंपाउंड है बेंजोकेन, एक कंपाउंड आपके पास है, यहाँ पे एक एस्टेरिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब आपने यहाँ से इसको ब्रेक किया, आपके जहन में क्या था कि जनाब ये CO बॉन्ड हम ब्रेक करने जा रहे हैं और ये एस्ट्रिफिकेशन यहाँ पे है, यानी आपके जहन में एक जहन था कि एस्ट्रिफिकेशन हो रही है, उसको सामने रख के आपने माइंड में एस्ट्रिफिकेशन लिया और ये डिस्कनेक्शन कर दी, दिस वन।
which converted into carboxylic acid and ethyl alcohol. We can write the reason of disconnection here. This is acidification. अब कोई मुझसे पूछेगा कि मैंने भाई क्यों डिस्कनेक्ट किया है, तो मेरे जहन में क्या था जी, एसिडिफिकेशन था. दिस इज द रीजन. तो डिस्कनेक्शन का कोई रीजन होना चाहिए. विदाउट रीजन द डिस्कनेक्शन इज रॉन्ग. तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कनेक्शन. FGI. FGI क्या है? फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन. The change in functional group in retrosynthesis on the basis of non-reliable reaction is called functional group interconversion. यहाँ पर भी वही बात है, जब आपको इंटर कन्वर्जन करने जा रहे हैं जी, नाइट्रो ग्रुप को अमाइनो में कर दिया, अमाइनो को नाइट्रो ग्रुप में, तो रिएक्शन है, ये इसकी रिडक्शन हो गई है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, तो कोई नॉन रिएक्शन है, उससे आप ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे हैं. तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन रिलायबल रिएक्शन है. तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन. कहीं डिस्कनेक्शन करते हैं, कहीं FGI करते हैं. इट इज़ एन इमेजिनरी प्रोसेस जस्ट लाइक डिस्कनेक्शन. ये भी एक इमेजिनरी चल रहा है, क्योंकि ये कोई आप लैब में सिंथेसिस नहीं कर रहे, पेपर पे कर रहे हैं. इट इज़ अ रिवर्स ऑफ रियल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द कंपाउंड. यही एक कंपाउंड है जो अभी हमने पिछला, हमारे पास एक कंपाउंड था, यहाँ हमने डिस्कनेक्शन की. अच्छा, आगे चलते हैं. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये जो नाइट्रो अमाइनो ग्रुप है, इसको हमने नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया. कैसे कर दिया? FGI, नाइट्रो ग्रुप अमाइनो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप में आ गया, ऑक्सीडेशन. तो यकीनन इसका रिवर्स क्या हुआ होगा? रिडक्शन. FGI में ये क्या है? ऑक्सीडेशन. रिवर्स क्या हुआ होगा? रिडक्शन. तो ये ऑक्सीडेशन हमने सपोज किया, जो यकीनन इसका जो रिवर्स होगा सिंथेसिस में रिडक्शन होगा. फिर हम और आगे गए, ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मिथाइल में कन्वर्ट कर दिया, रिडक्शन. और जब इसका अपोजिट होगा ऑक्सीडेशन, मिथाइल की ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है. तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ FGI. एग्जाम्पल ऑफ डिस्कनेक्शन एंड FGI. कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह डिस्कनेक्शन और FGI को हम यूटिलाइज करते हैं. एनालिसिस. बेंजोकेन CO बॉन्ड क्या हुआ? एस्ट्रिफिकेशन की बुनियाद पर डिस्कनेक्ट किया, ये आ गया. FGI अमाइनो ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया. FGI कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मिथाइल में कन्वर्ट कर दिया. अब फिर डिस्कनेक्शन CN किस बुनियाद पे कर रहे हैं? ये बुनियाद है, नाइट्रेशन हुई है यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे बताया कौन सा रिएक्शन की बुनियाद पे. अब क्या आ गया आपके पास? स्टार्टिंग मटेरियल टोलोइन which is easily available. Sometime FGI is better than disconnection. Sometime FGI is easy process. तो टोलोइन इज द स्टार्टिंग मटेरियल, इट इज इजीली अवेलेबल. अब हम इसके सिंथेसिस देखते हैं. सिंथेसिस कैसे करेंगे? टोलोइन हमने ले लिया, नाइट्रेशन के लिए हमने नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये वहीं से हमने हमें जो हमारे माइंड में था कि जी नाइट्रेशन है और हमने डिस्कनेक्ट किया था. अब वही नाइट्रेशन यहाँ काम आ रही है. नाइट्रेशन किया तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में मिथाइल, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आ गया. फिर केमोनोफोर ऑर्थो भी आएगा, आइसोलेट कर लेंगे, पैरा वाला अलग, ऑर्थो वाला अलग. फिर इसकी ऑक्सीडेशन की, केमोनोफोर से ऑक्सीडेशन जो हमने FGI में किया था, तो ये आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप. फिर हम आगे चलते हैं, तो रिडक्शन की हमने नाइट्रो ग्रुप की, तो प्लाडियम और कार्बन हाइड्रोजन रिडक्शन हो गई, और ये FGI जो हमने बेस बनाया था, और ये NH2 ग्रुप आ गया. और फिर ये जो NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों लगे हुए, हमें एस्ट्रिफिकेशन करनी है, जो हमने डिस्कनेक्शन की थी. इथाइल अल्कोहल रखा और यहाँ पे हमने एसिडिक मीडियम के अंदर एसिडिफिकेशन हो गई. देन यू विल ऑब्टेन टारगेट मॉलिक्यूल बेंजोकिनो, बेंजोकेन. ये आपके सामने आ गया, सेम मॉलिक्यूल. सिंथोन्स क्या है? सिंथोन्स, द थर्ड term, synthones. Fragments or synthones are idealized ions. Those may
those may or may not be involved in the actual reaction but help us to work out which reagent to choose. होता है कि जब आप ब्रेक करते हैं, डिस्कनेक्शन करते हैं, तो बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो एक पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव. दे आर नॉट इन्वॉल्व, दे आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन हमें एक एक हेल्प मिलती है कि जनाब एक ये चीज़ ब्रेक हुई है, तो अब ये कहाँ से आई होगी, कौन सा रिएजेंट होगा जिससे ये मिला है. तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है बट नॉट बी इन्वॉल्व इन द एक्चुअल रिएक्शन बट हेल्प अस टू वर्क आउट विच रिएजेंट टू चूज. कौन सा रिएजेंट आपको चूज करना है, उस हमें हेल्प मिलती है. It is a matter of personal choice in analyzing a synthesis problem. Draw the xanthons or go direct to the reagent. अच्छा, ये भी important बात है. जब आप डिस्कनेक्शन करते हैं, important point है ये, जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपकी मर्जी है, आप सिंथॉन लिखें या डायरेक्ट रिएजेंट लिखते हैं. बाद दफ़ा डायरेक्ट रिएजेंट लिख देते हैं, प्रैक्टिस होती है. बाद दफ़ा सिंथॉन्स लिखते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बॉन्ड इस तरह ब्रेक करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव फिर एक तरफ नेगेटिव, फिर उस नेगेटिव का रिएजेंट बनाते हैं, फिर पॉजिटिव का रिएजेंट बनाते हैं. तो डायरेक्ट रिएजेंट भी लिखा जा सकता है, सिंथॉन बना के भी रिएजेंट लिखा जा सकता है. As you become more efficient at retrosynthesis analysis, you will probably find that drawing the synthon becomes unnecessary. ठीक है. अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप सिंथॉन्स बिकम्स अननेसेसरी, अगर आप एफिशिएंट है, रेट्रोसिंथेसिस कोई मसला नहीं है, तो आपको डायरेक्ट रिएजेंट लिखने चाहिए, सिंथॉन लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिंथॉन लिखें, फिर रिएजेंट लिखें. ठीक है जी. एग्जाम्पल ऑफ सिंथॉन्स, ये देखें, ये में एक कंपाउंड है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है और ये एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये एसाइल ग्रुप लगा हुआ है. ये कंपाउंड है आपके पास, ये वाला. अब इस कंपाउंड के अंदर आपने डिस्कनेक्शन कर दी. जब आप इसमें डिस्कनेक्शन करते हैं, मेरा ख्याल है नेट का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आप लोगों के साथ. ठीक है. तब आपने ए रूट है और बी है. ए रूट में क्या हुआ, आपने सी बॉन्ड ब्रेक किया. जब आप सी बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला, ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने, दिस वन, ये बॉन्ड, तो अब यहाँ पे आया एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव. तो ये जो आपने बॉन्ड ब्रेक किया, एक तरफ पॉजिटिव यहाँ लगा दिया, पॉजिटिव यहाँ, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, दे आर सिंथॉन्स और दे आर सिंथॉन्स. ए ऑप्शन ये था कि इधर नेगेटिव करते, यहाँ पॉजिटिव. बी क्या है, उधर पॉजिटिव किया, इधर नेगेटिव. ठीक है ना. अब आप इसके रिएजेंट्स बनाएंगे. वी विल चूज ए नॉट बी. क्यों, अब आपने रिएजेंट बनाए, नेगेटिव के साथ आपने H लगा दिया पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ आपने Cl लगा दिया नेगेटिव. तो ये बेस्ट चॉइस है. अगर यहाँ पॉजिटिव होता और Cl लगा दे माइनस, तो वो Cl को लाना मुश्किल काम है, कैसे हटाएंगे, रिएक्शन क्या होगा. और यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव होता और कोई पॉजिटिव हाइड्रोजन लगा दे, तो उसका रिएक्शन, और यहाँ क्लोरीन, अगर यहाँ क्लोरीन लगाऊं और यहाँ क्लोरीन लगा और यहाँ H, तो दोनों का रिएक्शन तो समझ में नहीं आ रहा. लेकिन ये जो चॉइस है कि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन, ये समझ में आ रहा है. इसका मतलब ये जो सिंथॉन है, ये वाला, यानी बी इज चूज ए नॉट बी, ये जो है सिंथॉन, ये बेस्ट चॉइस है. ए जो है इज द बेस्ट चॉइस, और ये जो सिंथॉन है ये ठीक है. इनके रिएजेंट भी हमें मिल रहे हैं कि ये बेंजीन बन गया और ये एसाइल क्लोराइड बन गया. तो सिंथॉन भी देख के चूज करने हैं. हम सिंथॉन ना लिखें, डायरेक्ट ये दोनों रिएजेंट लिख दें तो भी ठीक है, और सिंथॉन लिखने के बाद रिएजेंट लिखें तो भी ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ सिंथॉन्स एंड देयर रिएजेंट्स. कुछ हम सिंथॉन देखते हैं, उनके रिएजेंट्स देखते हैं. जैसे R प्लस है, अब नेगेटिव लगाना है, R अल्काइल ब्रोमाइड आ गया प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये इसका रिएजेंट है. आपके पास CO आ रहा है, तो एसाइल ग्रुप, एसाइल क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन बन रहा है, ये इसके रिएजेंट है. कहीं से ये ग्रुप आ रहा है, ये ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस होगा, इन दोनों रिएजेंट से. ये ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस होगा, इन दोनों रिएजेंट से. नाइट्रोनियम आइन, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इसका रिएजेंट है. Cl प्लस क्लोरीन फेरिक क्लोराइड इसका रिएजेंट है. ArN
प्लस ये डाइजोनियम कंपाउंड, इसका रिएजेंट कौन सा है, ये अमाइन और नाइट्रस एसिड, और सल्फ्यूरिक ग्रुप सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसके रिएजेंट। सिंथेसिस, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या है? नंबर 4 टर्म, मोस्ट प्रोबेबल सुटेबल रिएजेंट ऑफ सिंथोन्स आर सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। ये जो भी हमने कहा कि कोई रिएजेंट सिंथोन की जगह आप कोई रिएजेंट लेंगे तो वो जो रिएजेंट है वो असल में सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, वो उस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, जिसको दूसरे लफ्जों में हम रिएजेंट्स कह देते हैं, उसका नाम है सिंथेटिक, यानी वो उससे मिलता जुलता है, इससे सिंथोन बनेगा। तो जैसे R प्लस है, अब ये R अल्काइल ब्रोमाइड, ये इसका रिएजेंट है या सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। ये आपके पास जो नेगेटिव आयन बना है, इसका ये जो बेंजीन है, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट है या रिएजेंट है। तो दे आर द सिंथोन और दे आर द सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स और रिएजेंट्स इन, ठीक है जी। अब ये R माइनस है, ये कहाँ से आएगा, अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड या अल्काइल लिथियम, क्योंकि जब मैग्नीशियम मेटल के साथ अल्काइल लगता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो मेटल रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स जो हैं ये प्रोवाइड करेंगे R नेगेटिव। तो ये सिंथोन है और ये इसका रिएजेंट या सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ तक कुछ चीजें मैंने आपको ब्रीफ कर दी। कोई बात पूछनी है इसमें तो पूछ लें। 5 बजे हम सेकंड लेक्चर इसको कंटिन्यू करेंगे, सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कोई बात पूछनी है आप लोगों ने? सर सिंथेटिक इक्विवेलेंट और रिएजेंट जब दोनों सेम चीजें हैं तो उसको अलग अलग क्यों बताया गया है? और अगर अलग अलग बताया गया है तो सर यकीनन कोई डिफरेंस तो होगा। अलग अलग बताया गया है, मैंने अलग अलग बताया ना आपको, मैंने अलग बताया आपको, मैंने आपको दोनों टर्म बता दी। सिंथेटिक इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कम इस्तेमाल होता है, टर्म है ना कम, जरा लंबी टर्म है, तो यूजुअली हम रिएजेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। सिंथेटिक इक्विवेलेंट जैसे सिंथोन है, अब ये सिंथोन मैंने आपको बता दिया कि जनाब ये सिंथोन भी होते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी बुक्स में सिंथोन नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिंथोन एक इंटरमीडिएट है, पहले सिंथोन बनता है फिर रिएजेंट आते हैं, तो लोग डायरेक्ट रिएजेंट ही लिख देते हैं, बुक्स में आपको डायरेक्ट रिएजेंट ही मिलेंगे। हाँ, शुरू के चैप्टर में सिंथोन की डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन पूरी बुक में आपको सिंथोन का कहीं तस्करा नहीं होगा, ठीक है ना। और जो एडवांस बुक्स है हमेशा सिंथोन की बात भी नहीं है। सर जी बोले सर जी, जी जी बोले, सुन रहा हूँ मैं। सर ये क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल को जो है ना ब्रेक करते वक्त ये रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं साथ। जी जी थैंक यू। ठीक है जी, 5 बजे इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको भिजवा दूंगा इंशाल्लाह लेक्चर भी, और इसकी जो वॉइस है ये भी, इसका लिंक भी भिजवा देता हूँ आपको इंशाल्लाह। ठीक है सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।